चलिए कहानी की स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और क्लाइमेटोलॉजी में आप लोग को मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा दिए थे। आप लोगों को मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा दिए थे, कौन कौन से आए हुए हैं, है ना, दिखा दिया था मैंने। चलिए ठीक। चलिए तो हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट किया था। सॉरी, हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी की स्टार्ट किए थे और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को पढ़ना चालू किया था। मैं एक बार बता देता हूँ कि हम लोग किस किस टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और अभी हम कहाँ पे हैं और हमें अभी कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट कर दिया था और इसको हम लोग कंप्लीट भी कर लिए। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभी इंसुलेशन टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे, क्लियर है ना, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, हीट ट्रांसफर, हीट बजट और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इसको कवर करेंगे। ये वाला जो इंसुलेशन वाला ये जो सब टॉपिक है अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है और हम कहाँ पे आ गए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले पॉइंट पे। कहाँ पे आ गए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले पॉइंट, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक एक्चुअली में मुझे इंसुलेशन कराना था पर बीच में मेरी क्या होगी, हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, तो मेरे दिमाग से ये वाला पॉइंट कवर कराना रह गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इंसुलेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम इंसुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो हम विंड और विंड के प्रकार यानी पवन और पवन के प्रकार, एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन, ठीक है ना, एंटी साइक्लोन, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, वृष्टि, क्लाउड एंड इट्स बादल, इसके प्रकार। फिर विश्व के विभिन्न जलवायु, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन, इसको पढ़ेंगे। और प्रेसिपिटेशन में क्या कैसा होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के टाइप क्या है, पाला क्या है, ओस क्या है, ठीक है ना, ये वाला हम लोग पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के बाद या तो हम लोग विंड स्टार्ट कर देंगे या तो हम इंसुलेशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, और ऐसे हम 5-7 दिन के अंदर इस क्लाइमेटोलॉजी को खत्म कर देंगे। क्लियर है ना। चलिए सॉरी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक पॉइंट अभी यहाँ पे समझिए आप। एक पॉइंट मैंने अभी आपको शायद कोरियोलिस फोर्स, किसी को कोरियोलिस फोर्स में डाउट है, एनीवन जिसे कोरियोलिस फोर्स में डाउट हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स मैं इसलिए डेली पूछ लेता हूं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स आगे काम में आने वाला है। जब हम विंड पढ़ेंगे आपको कोरियोलिस फोर्स परेशान करेगा। कोई तो नहीं ना ऐसा जिसको कोरियोलिस फोर्स में डाउट हो? नहीं भैया, नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे कि विंड को यानी पवन को स्टार्ट करने वाला प्रेशर कौन सा था, किसके कारण जो वायु चलना प्रारंभ की थी, किसके कारण? बिल्कुल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण। किसके कारण? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण। इसको क्या बोलते हैं, बैरोमेट्रिक स्लोप भी बोल सकते हैं, हिंदी में दाब प्रवणता बल या बैरोमेट्रिक स्लोप भी बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे बताइए विंड की स्पीड किस चीज पे डिपेंड करता है कि डेल्टा पी यानी प्रेशर ग्रेडियंट, जो दाब का अंतर है, प्रेशर का जो ग्रेडियंट है, जो दाब प्रवणता है, वो कितना कम है या ज्यादा। अगर डेल्टा पी की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी और डेल्टा पी की वैल्यू कम होगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्लियर है ना, इतना हम लोगों ने देख लिया था। फिर मुझे बताइए एक पॉइंट, मुझे बताइए एक पॉइंट कि विंड की डायरेक्शन क्या होती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। किसी की ऐसी पवन तो नहीं है ना जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर कोई घुमा रहा हो, नहीं घूमेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही घूमेगी। क्लियर है ना। फिर मुझे बताइए जो कोरियोलिस फोर्स था, कोरियोलिस फोर्स था वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, ये वायु के डायरेक्शन में, विंड के डायरेक्शन में, पवन की दिशा में डिफ्लेक्शन बना रहा था, विक्षेपण उत्पन्न कर रहा था। क्या उत्पन्न कर रहा था, डिफ्लेक्शन या विक्षेपण। विक्षेपण। इसीलिए हम लोगों ने कोरियोलिस फोर्स को विक्षेपक बल या डिफ्लेक्टरी फोर्स भी कहा था। और इसको कोरियोलिस फोर्स हम लोगों ने क्या क्यों कहा था, कोरियोलिस फोर्स हम लोगों ने इसलिए कहा था क्योंकि इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था वो जीजी कोरियोलिस ने बताया था। किसने बताया था, जीजी जीजी कोरियोलिस। अब मुझे बताइए कि कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, लो प्रेशर से लेकर हाई प्रेशर।
और मैंने बताया था जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो जो पवन होती है वो आइसोबार के पैरेलल चल देती है, समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगती है, और इसको क्या हम लोगों ने बोला था? बिल्कुल भूविक्षेपी पवन ने कहा था, जियोस्ट्रॉपिक विंड कहा था। और अगर ये आइसोबार सर्कुलर होगा तो ये भूविक्षेपी पवनें भी कैसी होने लगेंगी? जियोस्ट्रॉपिक विंड भी सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लगेगी, सही बात है कि नहीं? और ऐसी जियोस्ट्रॉपिक विंड को जो वृत्ताकार या वक्राकार मार्ग पे सर्कुलर पाथ में घूम रही हैं उनको हम लोगों ने कहा था ग्रेडियंट विंड। क्या कहा था? ग्रेडियंट विंड। क्लियर है ना? इतना हम लोगों ने देख लिया था। चलिए, यानी अभी तक आप लोगों को कम से कम इतना समझ में तो आ ही गया है ना कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है, जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो क्या करता है? डिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है, विक्षेपण उत्पन्न करता है। यानी अगर कोई चीज सीधे जा रही है तो उसे अपने रास्ते से क्या कर देगा? भटका देगा, उसे अपने रास्ते से क्या कर देगा? डिफ्लेक्ट कर देगा, विक्षेपित कर देगा। क्लियर है ना? अब वो अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो विक्षेपण है, विक्षेपण की डायरेक्शन क्या होगी? जो विक्षेपण है, जो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन है वो किस दिशा में होगा? ठीक है ना? ये हम लोग निकाल सकते हैं फिजिक्स में पूरा डेरिवेशन करके कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। आपने सादिश और अदिश पढ़ा होगा, उसमें दिशाएं और डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो फिजिक्स से हम पूरी बाकायदे तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन हमारे काम का नहीं है वो, हमारे काम का नहीं होगा, नहीं है वो, इसलिए हम लोग उसको डिराइव नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक लॉ। और उस लॉ का नाम है फेरल्स लॉ। क्या नाम है? फेरल्स लॉ। हिंदी में बोलते हैं फेरल का नियम। क्या? फेरल का नियम। तो पॉइंट आता है, ये फेरल का नियम है क्या? फेरल का नियम बोलता क्या है? फेरल्स लॉ बोलता क्या है? तो याद रखिएगा, फेरल्स लॉ बताता है, ये पॉइंट तो किसी को डाउट नहीं है ना, कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? पवन को, विंड को विक्षेपित करता है, डिफ्लेक्ट करता है। सही बात है कि नहीं? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या करता है? वो वायु को विक्षेपित करता है। अब विक्षेपित होने की दिशा क्या होगी? विक्षेपित होने की डायरेक्शन क्या होगी? राइट साइड डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होगा, पूर्व साइड, ईस्ट साइड डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट साइड डिफ्लेक्ट होगा। इसकी दिशा क्या होगी? इसके बारे में एक साइंटिस्ट है, वो उनका नाम है फेरल्स, और उन्होंने, फेरल ने एक लॉ दिया, उसको कहते हैं फेरल का नियम। और याद रखिएगा कि फेरल का नियम संबंधित किससे है? अगर एक शब्द में बोलूं तो कोरियोलिस फोर्स के कारण जो विंड है, जो पवन है, उसके विक्षेपण की दिशा क्या होगी? वो राइट साइड विक्षेपित होगा कि लेफ्ट साइड विक्षेपित होगा, इस चीज के बारे में बताता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप लोगों को इस नियम को थोड़ा दिमाग में बैठा के चलना है। क्या करना है? थोड़ा दिमाग में बैठा कर चलना है, ठीक है ना? ये हमारी क्या है? हमारी पृथ्वी है। ये क्या मैंने बना दिया? हमारी पृथ्वी, धरती माँ। और मुझे बताइए ये क्या है? ये है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। मुझे बताइए इक्वेटर क्या करता है? पृथ्वी को दो बराबर हेमिस्फीयर में बांट देता है, दो बराबर गोलार्ध में बांट देता है। ये वाला कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के नीचे वाला जो पृथ्वी का गोलार्ध हेमिस्फीयर है, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात है? क्लियर है किसी को? इतनी बात मतलब किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है ना? चलिए एक बात और मैं बताता हूँ। सपोज करिए एक विंड की डायरेक्शन ये है, तो मुझे बताइए अगर पृथ्वी घूम रही है, वो मैरी गो राउंड वाला आपको जीआईएफ स्टार्ट याद है? अगर मैरी गो राउंड घूम रहा है तो बॉल जो भाई साहब फेंक रहे थे, वो क्या मैडम के पास जा रही थी? बॉल नहीं जा रही थी, वो अपने रास्ते से क्या हो रही थी? विक्षेपित हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस पे एक आभासी बल काम कर रहा था, सूडो फोर्स काम कर रहा था, और उस सूडो फोर्स का नाम क्या था? कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। तो इस कोरियोलिस फोर्स के कारण ये विंड सीधे नहीं जा पाएगी, ये क्या करेगी? थोड़ा सा दाई तरफ, राइट साइड विक्षेपित हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? क्या होगी? राइट साइड विक्षेपित हो जाएगी।
यानी इसको जाना तो यहाँ पे मैं दूसरी पृथ्वी बना दे रहा हूं। इसको जाना तो सीधे था, लेकिन सीधे ना जाके ये क्या होगा, दाएं साइड विक्षेपित होगी। क्लियर है ना? कहाँ विक्षेपित विक्षेपित होगी, सब बोलो। राइट साइड विक्षेपित होगी। कैसे याद रखेंगे? तो आप बोलिए राइट एन साइड। एल एन आर, बोलिए एन आर, एन आर, एन आर। एनआर से आप रखेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियोलिस राइट बल साइड। होता है वो विंड को दाई तरफ विक्षेपित कर देता है, राइट साइड डिफ्लेक्ट करता है। तो आप एन आर बस याद रखिए। क्या याद रखिए आप? एन एन आर। आर। क्लियर है ना? एन आर याद करना है, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, उसको उसको उस पे जो बल काम करता है, कोरियोलिस फोर्स, वो बाई तरफ काम करता है। कहाँ कहाँ तरफ काम करता है? बाई तरफ। क्लियर है ना? अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए एक ये विंड जा रही है, तो मुझे बताएंगे ए तरफ है इसका बाई, यानी ए तरफ है ये लेफ्ट विंड का, कि बी तरफ है लेफ्ट विंड का? बताइए। ये जो विंड है साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिण गोलार्ध में, तो दाया ए है कहलाएगा कि दाया बी कहलाएगा? ए बी कहलाएगा। देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको विंड का राइट और लेफ्ट पता करना है तो आपको क्या करना है, विंड की तरफ घूम जाना है। जैसे मुझे बताइए, विंड का मुंह किधर है? इधर है। विंड का मुंह किधर? इधर है। तो आपको इधर मुंह करके, आपको एज्यूम कर लेना कि आप, विंड जिधर बह रही है आप उधर मुंह करके खड़े हुए हैं, और आपका राइट इसका राइट होगा और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा। क्लियर इतनी बात? क्लियर है ना? अगर विंड, मुझे बताइए, अगर विंड ऐसे है, अगर विंड ऐसे है तो इसकी तरफ मुंह करके खड़े होना है, तो आप इसकी तरफ घूम जाइए। ठीक है ना? इधर इस डायरेक्शन में आप अपना मुंह कर लीजिए। उसके बाद आपका राइट इसका राइट होगा, आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा। तो जब आप इधर तरफ मुंह करके घूमेंगे तो आपका राइट इधर आ जाएगा और आपका लेफ्ट इधर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आपका राइट इधर होगा और आपका लेफ्ट इधर होगा। क्लियर है ना? तो मुझे बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, कोरियोलिस फोर्स किस दिशा पे काम करता है? लेफ्ट में काम करता है। किस दिशा में काम करता है? बाई तरफ काम करता है। तो बाई तरफ तो इसका बी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बाई तरफ बी। यानी विंड तो सीधे जाना था, लेकिन विंड सीधे नहीं जाएगी, ये बाई तरफ घूम जाएगी। किधर तरफ घूम जाएगी? बाई की तरफ, बाई तरफ घूम जाएगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए एक दो बार और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिण गोलार्ध। क्लियर है ना? और मैंने क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? राइट साइड। राइट क्या साइड। होती है? राइट साइड। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? लेफ्ट साइड। क्या होती है? लेफ्ट साइड। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अगर ये विंड जाना तो ऐसा था इसको, लेकिन क्या ये सीधे जा पाएगी? नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि इस पे कौन सा बल काम करेगा? कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। और किस दिशा में काम करेगा? राइट। अब हमें इसका राइट पता करना है, तो क्या करेंगे, हम इधर मुंह करके इस ओर बैठ जाएंगे और हमारा राइट क्या होगा? इसका राइट। तो मुझे लगता है राइट यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इधर घूमेगी पवन। इतनी बात क्लियर है? चलिए, फिर मैंने क्या बताया, दक्षिण गोलार्ध में जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो किधर काम करता है? लेफ्ट में काम करता है। किधर काम करता है? लेफ्ट में। तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा इसका लेफ्ट। क्लियर है ना? तो जो विंड होगी कुछ ऐसे चलेगी। जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन विंड कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है? फिर मुझे बताइए, एक विंड ऐसे आ रही है, एक विंड ऐसे आ रही है, तो मुझे बताइए इसका राइट किधर होगा? वन तरफ राइट है कि टू तरफ राइट है? इसका राइट ए तरफ वन। वन तरफ। कैसे कैसे पता चला? इधर अब घूमकर बैठ जाइए, आपका जो राइट हैंड होगा इसका राइट साइड कहलाएगा, तो इसका राइट साइड जो है ये कहलाएगा। ठीक है। यानी विंड कुछ इधर घूम जाएगी। उसी तरह मुझे बताइए, एक विंड ऐसे आ रही है, अब इसका लेफ्ट कौन सा कहलाएगा? लेफ्ट। आपको कैसे पता चलेगा इसका लेफ्ट? आप इसके तरफ मुंह करके बैठ जाइए, आपका बायां हैंड। तो मुझे बताइए, दो तरफ होगा इसका लेफ्ट कि वन तरफ होगा इसका लेफ्ट? दो तरफ। यानी ये कुछ ऐसे विक्षेपित हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? या ये किसी को डाउट हो इसमें तो बताइए, क्योंकि ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
क्लियर है सबको? अगर किसी को अभी भी राइट लेफ्ट निकालना ना आता हो तो बताएं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, वायु दाब का वितरण। क्या पढ़ना है? वायु दाब का वितरण, एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो सकता है कि आपके मतलब एमपीपीएससी में 11 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु दाब के वितरण को समझाइए। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वायु दाब के वितरण को समझाइए। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसलिए स्कोप है। क्लियर है ना? अभी तक क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया इसलिए चांसेस है कि पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? वायु दाब के वितरण को समझाइए। ठीक है ना? एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। वायु दाब क्या है ये तो मैंने बता दिया। वायु दाब क्या है? मैंने बताया कि वायु दाब क्या है? इकाई क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर जो वायुमंडल का जो भार है, जो वेट है, वही क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वायुमंडलीय दाब के वितरण को। तो वायुमंडलीय दाब के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक को दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। एक है वायु दाब का, वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या बोल रहा हूं? वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको बोलते हैं हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? वर्टिकल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है ना? और वायु दाब के वितरण को हम दूसरे भाग में जो बांट सकते हैं वो है वायु दाब का क्षैतिज वितरण। किसमें? वायु दाब के क्षैतिज वितरण के, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने आपको बता दिया है। कब बताया है? मुझे बताइए कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से, अर्थ सरफेस से हाइट पर ऊपर बढ़ते जाएंगे, मुझे बताइए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? जल्दी बताइए। घटता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? लगातार घटता जाएगा। जैसे जैसे आप पृथ्वी सतह से ऊपर बढ़ते जाएंगे, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगातार डिक्रीज होता जाएगा, लगातार घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु की डेंसिटी घटती जाएगी, घनत्व। सही बात है कि नहीं है? वायु का घनत्व घटता जाएगा। नीचे जो ट्रोपोस्फियर है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के बहुत पास पास होंगे। क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे, जिसके कारण वायुमंडल का घनत्व, डेंसिटी जो होती है वो होता है ज्यादा। और डेंसिटी ज्यादा मतलब दाब लगाने वाले लोग ज्यादा, इसीलिए अर्थ सरफेस के पास वाले एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब भी ज्यादा लगता है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी सतह से ऊपर जाते जाते हैं, वायु का घनत्व कम होता जाता है, डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज होती जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और मैंने बताया था ना कि सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक कहां पे होगा? सी लेवल पे। कितना? 10-13.25 मिलीबार। मैंने बताया था ना सबसे अधिक होता है सी लेवल पे। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगातार क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ये बताइए, एक भाई साहब यहाँ पे हैं और एक भाई साहब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, तो बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा? क्योंकि ये देखो, ये कॉलम बना हुआ जिसको मैं अभी सेट कर रहा हूं, ये देखो इस भाई साहब पे इतना इतना लग रहा होगा, यानी यहां से यहां तक की वायु जो होगी दाब डाल रही होगी। लेकिन इन भाई साहब पे केवल केवल इस इनके ऊपर वाली वायु इन पे भार डाल रही होगी, यानी जो सी लेवल पे भाई साहब खड़े हैं उन पे प्रेशर ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं, वायु दाब क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और मैंने बताया था ना कि वायु दाब कम होता जाता है, एयर डेंसिटी कम होती जाती है, इसीलिए जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेते जाते हैं। क्लियर है ना? तो अगर आपसे पूछे कि बताइए, अगर आप सतह से लगातार, अर्थ सरफेस से लगातार ऊपर ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं, हाइट के साथ ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक कम होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी बताए, एटमॉस्फेरिक कम कम होगा। क्लियर है ना? चलिए
इस कम होने की जो रेट है वो कोई फिक्स तो नहीं है, बट बुक्स में लिखा हुआ होता है कि अगर आप 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, अगर आप 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 34 मिलीबार कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 मिलीबार कम हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर आप 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 34 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। सपोज करिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे 78 मिलीबार, हालांकि इतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे नहीं होता, पर समझने के लिए समझिए, अगर सी लेवल पर 78 मिलीबार क्या है? वायुमंडलीय दाब है। तो अगर आप सी लेवल से 300 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो आपका प्रेशर कितना हो जाएगा? 78 में 34 माइनस करिए, कितना आएगा? 44। कितना आएगा? 44। क्लियर है ना? और अगर आप फिर इसके 300 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो फिर 34 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर 10 मिलीबार हो जाएगा। क्लियर है इतनी बार? यानी आप अगर 300 मीटर की हाइट पर जाएंगे तो जो दाब है वो कितना कम हो जाएगा? 34 34 मिलीबार कम हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, मैं अभी जो बात कर रहा हूं केवल और केवल ट्रोपोस्फियर की बात करूंगा, जो आगे बोलने जाऊंगा। मुझे बताइए, ट्रोपोस्फियर में आप जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते थे, टेम्परेचर बढ़ता था कि कम होता था? टेम्परेचर कम होता था। क्या होता था? टेम्परेचर कम होता था। और आप ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर वो भी कम हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? वो भी कम हो रहा है। तो आपको एक रिलेशन दिखेगा कि जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, लेकिन किसके लिए? केवल और केवल मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? ट्रोपोस्फेयर के। आप स्ट्रेटोस्फेयर में मत बता देना इसको, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेटोस्फेयर में तो टेम्परेचर इंक्रीज होता था। क्यों? क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर थी, वहां पे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन वहां पे भी प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन मिलेगा। केवल और केवल जो मैं बता रहा हूं ये ट्रोपोस्फियर के लिए है कि प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है? केवल और केवल किसके लिए रिलेशन है? ट्रोपोस्फियर के लिए। अगर आप अपने नोट्स में लिख रहे होंगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो आप ये भी लिख देंगे ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल पे। किसके लिए एप्लीकेबल है? क्षोभ मंडल के लिए। कि आप किसी को नोट्स दिखाएं तो बोलेंगे कौन सा पागल आदमी बताया। क्लियर है इतनी बार? क्लियर है? किसी को डाउट है यहां तक? Yes, yes, डाउट है? no doubt. ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। मैंने बताया कि वायु दाब के वितरण को दो आधारों में समझा सकते हैं। एक वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक कैसा था? क्षैतिज वितरण। कैसा? क्षैतिज वितरण, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाला आप पॉइंट लिख देंगे, इन्हीं पॉइंट को, कि जैसे जैसे हम क्या ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे वायु का घनत्व, एयर डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, और एयर डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर क्या होता जाता है? लगातार कम होता जाता है। इतना इतना लिख दोगे इसमें आप। और एक डायग्राम बना देना ऐसा, ऐसा एक बना देना इधर, और एक ऐसा माउंटेन बना देना, और यहाँ पे प्रेशर बता देना कि यहाँ पे सपोज करिए कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, 1000 मिली बार, फिर उसके बाद 300 मीटर में 34 कम कर दीजिएगा, फिर कम कर दीजिएगा। ऐसा बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसको अब ध्यान से समझेंगे। क्लियर है ना? चलिए, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ये क्या है? हमारी धरती माँ। ये क्या है? हमारी धरती माँ। क्लियर है ना? ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्री। मुझे बताइए जो हमारे सूर्य देव, अब ये कोई नहीं बोलेगा कि सन को छोटा दिखाया हुआ है, ठीक है ना? सन तो बड़ा है पृथ्वी से, पर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मुझे बताइए कि जो इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लगभग साल भर लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं। सही बात है कि नहीं?
Yes. यानी जो इक्वेटोरियल जोन है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, वहां का ज्यादा होगा। टेम्परेचर जो होगा बहुत ज्यादा होगा। सही बात है ना। यानी ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, पहली बात इक्वेटोरियल जोन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल जोन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, मैंने क्या बताया कि इस इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जो सूर्य की किरणें हैं, जो सनलाइट है, वो क्या होती हैं, लगभग साल भर, पूरे ईयर क्या होती है, समकोण पे यानी परपेंडिकुलर, लंबवत गिरती हैं। कैसे गिरती हैं, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे कैसी किरणें पड़ने लगती है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तिरछी पड़ने लगती हैं। कैसी पड़ने लगती हैं, बेंट रेज पड़ने लगती है, तिरछी किरणें पड़ती हैं। क्लियर है ना। क्लियर है कि इक्वेटोरियल जोन पर सूर्य की किरणें लगभग साल भर परपेंडिकुलर, लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, हाई होता है। क्या होता है, इस क्षेत्र का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। मुझे बताइए, अगर टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पास की जो हवाएं होंगी, वो हवाएं भी, जो एयर भी होंगी, वो भी गर्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, वो भी वार्म हो जाएंगी, वो भी गर्म हो जाएंगी। और मुझे बताइए, जब कोई चीज गर्म होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं कि नहीं जाते। जब भी कोई चीज गर्म होती है तो जो अणुओं के मध्य जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स जो होता है, अंतर आणविक बल जो होता है, वो कमजोर होता है। और जब इनके बीच में लगने वाला इंटर मॉलिकुलर या इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स वीक होगा तो ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब ये दूर जाएंगे तो क्या होंगे, हल्के होंगे। क्या होंगे, लाइट वेटेड हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। क्लियर है ना। और जब कोई चीज हल्की होती है तो क्या होती है, ऊपर उठती है। तो ये एयर जब गर्म होकर हल्की हो गई तो क्या हो जाएगी, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र से इक्वेटोरियल जोन की जो हवा थी वो गर्म होकर हल्की हुई, और हल्की होकर क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी। क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, ये गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी। और जब मुझे बताइए, इस जोन से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, वायु जो होगी ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा कि कम हो नहीं, जाएगा। कम। कम हो जाएगा। मान लीजिए आप हैं, आपके सर पर ये 10 किलो की टोकरी रखी थी, लेकिन अगर ये टोकरी आपके सर से ऊपर उठ जाए तो क्या होगा, आपके सर पे लगने वाला जो प्रेशर था, जो दाब था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम। आपके सर पे जो लगने वाला प्रेशर था वो कम हो जाएगा। उसी तरह इक्वेटोरियल जोन पे सूर्य की किरणें, सनलाइट जो होती है, वो लगभग साल भर लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिससे माइनस। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर हल्की हो जाती हैं, और हल्की होकर ऊपर उठती हैं, जिसके कारण इस जोन पे, इक्वेटोरियल जोन पे 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 5 डिग्री साउथ अक्षांश तक क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो और जाएगा। इस जोन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर है ना। भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न दाब निम्न दाब पेटी। पेटी। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है, यहां तक किसी कंफ्यूजन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे आप बाद में समझे। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक अलग अलग बुक्स में बहुत कंफ्यूज किया हुआ है, ये अलग अलग किताबों में बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। तो मैं काम करूंगा, आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप क्या करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। यस। चलिए, मुझे बताइए जब हवाएं, एक तो हवा गर्म है, एक हवा कैसी है, एक तो हवा गर्म है, दूसरी हवा ऊपर उठ रही है, तो मुझे बताइए, अपने साथ ये जलवाष्प को भी ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, वाटर वेपर ले को, जाएगी। वाटर वेपर को भी ले जाएगी। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर आपको भाप बनाना है, स्टीम बनाना है, तो आपको दो चीज चाहिए, एक तो पानी चाहिए होगा, H2O,
और दूसरा टेम्परेचर चाहिए होगा। जब तक आप बर्नर के ऊपर, गैस के ऊपर रख के बर्नर चालू नहीं करेंगे तो क्या भाप बनेगी? नहीं बनेगी। यानी गर्मी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और वाटर वेपर चाहिए। दो चीज मिलेंगे तो वहां पे क्या होगी? भाप बढ़ जाएगी, जलवाष्प बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है? हवा तो गर्म है ही, हवा तो गर्म है ही। क्यों? क्योंकि बर्नर जो सूर्य है वो चालू है। यहाँ पे इस जोन पे 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो सूर्य की किरणें होती है वो वर्ष भर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण गैस तो चालू है, यानी गर्मी तो है। साथ ही साथ जब गर्मी है, पानी भी है इस जोन में, तो जब पानी है, गर्मी है, तो भाप बनेगी। और जब भाप, एयर एयर करंट बन रही है, वायु धारा बन रही है, तो ये जो भाप है वो भी इसके साथ क्या होगी? ऊपर उठेगी। उठेगी कि नहीं उठेगी? ये वाटर वेपर भी ऊपर उठेंगे। और ऊपर उठने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा? संघनन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? बादल बन जाएंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि संघनन की क्रिया में, जो संघनन होता है उसमें होता क्या है? उसमें जो वाटर वेपर है, उसमें जो वाटर वेपर है किसमें बदलेंगे? जल की बूंदों में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलेंगे। समझो यहाँ पे फिर से आप, ये एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसको मिल गया। अब क्या होगा कि जो H2O वाटर वेपर है यानी गैस है, वो किस में बदलेगा? H2O लिक्विड में बदलेगा। सही बात है कि नहीं है? और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको संघनन। क्या बोलते हैं हिंदी में? संघनन। मुझे बताइए, अगर आपको मुझे बताइए, अगर आपको H2O यानी पानी को, आपको H2O गैस यानी जल वाष्प वाटर वेपर में बदलना है, तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा कि टेम्परेचर लेना पड़ेगा? आपको पानी में, अगर पानी को भाप में बदलना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। और इस टेम्परेचर को, इस ऊष्मा को आप लोगों ने सुना होगा लेटेंट हीट के नाम से। सुना है क्या कभी आप लोगों ने? लेटेंट हीट, शायद इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। शायद, मैं तो हिंदी में कंफर्म नहीं हूं, पर लेटेंट हीट को शायद गुप्त ऊष्मा ही बोलते हैं। यानी अगर आपको पानी को जलवाष्प में बदलना है तो आपको गैस के ऊपर रखना होगा, यानी आपको ऊष्मा हीट देना पड़ेगा। और जितनी हीट आप देते हैं पानी को गैस में बदलने के लिए, पानी को भाप में बदलने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि अगर आपको जलवाष्प को पानी की बूंदों में बदलना है तो आपको लेटेंट हीट देना पड़ेगा कि लेटेंट हीट निकालना पड़ेगा? जल्दी बताइए मुझे। लेटेंट हीट निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, जहां पे कंडेंसेशन हो रहा है वहां से लेटेंट हीट निकलेगी। तो जब बताइए, जब ऊष्मा निकल रही है तो यहाँ इस वाले एरिया में गर्मी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इस वाले एरिया में गर्मी बढ़ेगी। और गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लेटेंट हीट, जो गुप्त ऊष्मा है, वो निकल रही है। गुप्त ऊष्मा क्यों निकल रही है? क्योंकि संघनन की प्रक्रिया चल रही है। और संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है? H2O गैस यानी जल वाष्प पानी की बूंदों में बदलते हैं। और जब जल वाष्प को पानी की बूंदों में बदलना होता है तो उससे लेटेंट हीट निकालना होता है। तो जब संघनन की क्रिया चल रही है तो गुप्त ऊष्मा निकल रही है। मतलब ये वाला एरिया और गर्म होगा कि नहीं होगा? ये वाला एरिया। और मुझे बताइए, जब ये वाला एरिया गर्म होगा तो आसपास की जो एयर है, जो आसपास की एयर है, वो भी खुद गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। वो भी खुद गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी कि नहीं? क्योंकि वायु गर्म होकर हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। यहाँ पे संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट निकल रही है, जिसके कारण जो वायु है वो गर्म होकर और ऊपर उठ रही है। मुझे बताइए, जब यहाँ की वायु ऊपर उठेगी तो नीचे की वायु को और खींचेगी कि नहीं खींचेगी? जब यहाँ की वायु ऊपर उठ रही है तो नीचे की वायु को और खींचेगी। यानी मुझे बताइए, एक तो यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण पृथ्वी सतह से गर्म होकर वायु ऊपर उठ रही थी। और जैसे ही ऊपर उठी, संघनन की क्रिया चालू हुई
और गुप्त ऊष्मा निकली तो वायु और ऊपर उठ गई, यानी ये नीचे से लगातार खींचेगी कि नहीं खींचेगी, नीचे से लगातार और खींचेगी, और संघनन के कारण लगातार बारिश भी होगा। इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रोज दोपहर 2 से 4 के बीच में रेनफॉल होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था कि नहीं बताया था यहाँ पे आपको कि रोज रेनफॉल होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में प्रेशर कैसा होता है? लो होता है। क्या होता है? प्रेशर कैसा होता है? लो। क्यों हुआ लो प्रेशर? क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है, जो सन है, उसकी जो सन लाइट है, सूर्य की किरणें होती हैं, वो साल भर कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर, यानी लंबवत होती है। सही बात है ना? और अगर लंबवत होंगी तो वायु क्या होगी? एयर जो होगी वो गर्म होगी। एयर क्या होगी? एयर होगी वार्म। और वायु गर्म होकर हल्की होगी, लाइट वेट होगी, हल्की होगी। और जब वायु हल्की होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी। सही बात है कि नहीं है? और जब वायु ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे कैसा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। कैसा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर। एक कारण तो ये है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में लो प्रेशर बनेगा। दूसरा कारण मैंने क्या बताया? दूसरा कारण मैंने क्या बताया? यहाँ की जो मॉइस्ट है, नमी है, यहाँ की जो नमी है, मॉइस्चर जो है, वो भी क्या करता है? यहाँ पे लो प्रेशर बनाने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार है? कैसे जिम्मेदार है? मैंने बताया कि जब वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही थी तो क्या हो रहा था? संघनन हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कंडेंसेशन। और संघनन के कारण लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी? और लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के कारण वायु और ऊपर उठ रही थी, वायु और ऊपर उठ रही थी। और जब वायु और ऊपर उठेगी तो नीचे की वायु को भी खींचेगी, और जब नीचे की वायु भी खींच रही है तो कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? यानी ये दो कारणों से, एक नमी भी खुद जिम्मेदार है लो प्रेशर बनाने पे, और यहाँ पे जो गर्मी है वो भी जिम्मेदार है लो प्रेशर बनाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे क्या कैसा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर बनता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये देखिए, ये वाला जो है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ का ये जो जोन है, ये कैसा है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। कैसा है? जल्दी बोलिए मेरे साथ। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ही, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को ही डोलड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं मैं समझाता हूँ, आगे समझाऊंगा। क्लियर है? अभी तो आप समझ लीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? डोल ड्रम बोलते हैं। डोल ड्रम, डोल ड्रम। आगे बढ़े हम लोग। यानी मुझे बताइए कि इक्वेटोरियल जोन पे 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में लो प्रेशर बन रहा है। कुल मिला के इतनी बात तो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। क्या बन रही है? क्या बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है। क्यों लो प्रेशर बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था। मुझे बताइए, अगर किसी एरिया पे, अब मुझे बताइए एक बात आगे बढ़ने से पहले, कि टेम्परेचर ज्यादा था तो हवाएं क्या हो रही थी? ऊपर उठ रही थी। और हवाएं अगर ऊपर उठेंगी गर्म होकर, हल्की होकर, तो कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट पूछूं, अगर मैं जस्ट अपोजिट करूं इसका, तो मुझे बताइए, अगर कहीं पे टेम्परेचर अगर कहीं पे टेम्परेचर कम है, अगर कहीं पे टेम्परेचर कम है तो मुझे बताइए, अगर कोई ठंडा एरिया है तो हवाएं ऊपर उठेंगी कि नीचे बैठेंगी? नीचे बैठेंगी, यानी हवाएं क्या होंगी? श्रिंक होंगी, नीचे बैठेंगी। और जब हवाएं नीचे बैठेंगी तो मुझे बताइए, हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा तो कि लो प्रेशर होगा? नीचे हवाएं क्यों बैठ रही हैं? क्योंकि इस जोन पे टेम्परेचर है कम। क्या है? कम। और जब कोई चीज लो टेम्परेचर पर होता है तो वो भारी हो जाता है। क्या होता है? भारी हो जाता है। भारी होगा तो नीचे बैठेगा, भारी होगा तो क्या होगा?
नीचे बैठेगा। क्लियर है? तो मुझे बताइए कि जो ये पोलर जोन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? कम। अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ की जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी कि नहीं होंगी? हवाएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी, कोल्ड। और ठंडी हवाएं क्या होती हैं? भारी होती हैं। और भारी होकर क्या करेंगी? नीचे बैठेंगी। और जब भारी होकर हवाएं नीचे उतरेंगी तो मुझे बताइए यहाँ पे जो प्रेशर होगा, दाब होगा, हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। क्लियर है ना? यानी हम लोग अभी तक दो बात समझ चुके हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो बीच का क्षेत्र है, ये कैसा है? लो प्रेशर वाला एरिया। यानी यहाँ पे जो दाब है वो कैसा दाब है? लो प्रेशर है। क्यों है? क्योंकि दो कारण है, एक यहाँ की मॉइस्चर और दूसरा सूर्य की किरणें जो साल भर परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। क्लियर है ना? और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात कर लें और चाहे साउथ पोल की बात करें, यहाँ पे कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर होता है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? यानी ये समझ तो आ गया, यहाँ पे ये इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर कहीं पे टेम्परेचर है ज्यादा, अगर कहीं पे टेम्परेचर है ज्यादा तो प्रेशर कैसा कर लिया हम लोगों ने? कम कर लिया। अगर कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम कर लिया, जैसे इक्वेटर पे हुआ, इक्वेटोरियल जोन पे हुआ। और दूसरा हम लोगों ने देखा, अगर टेम्परेचर होता है कम, अगर टेम्परेचर होता है कम तो प्रेशर कैसा होता है? ज्यादा। जैसे हम लोगों ने ध्रुवों पर देख लिया, पोल्स पर देख लिया। यानी कुछ ऐसा हमें लग रहा है कि टेम्परेचर जो होता है ना, वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है। कैसा होता है? पर्सनली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि जब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम, जैसे इक्वेटर पे, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर है ज्यादा, जैसे पोल्स पे। क्लियर है ना? लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता। क्लियर है ना? समझते हैं हमेशा क्यों नहीं होता। मुझे बताइए कि 23.5 डिग्री रेखा को और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ वाले को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतनी बात क्लियर होगी? मुझे बताइए, जून के महीने में कर्क रेखा पर गर्मी ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा। यानी जून के महीने पे इस वाले एरिया पे गर्मी क्या होती है? ज्यादा। यानी टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है? उसी तरह दिसंबर में, कब? दिसंबर में मकर रेखा पे होती है गर्मी ज्यादा। कब? दिसंबर मंथ में मकर रेखा पे होती है गर्मी ज्यादा। मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हवाएं कैसी होनी चाहिए थी? गर्म। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हवाएं कैसी होनी चाहिए थी? गर्म। गर्म होकर हवाओं को लाइट वेट होना था, हल्का होना था। और हल्का होकर क्या होना था? ऊपर उठ जाना था। और ऊपर उठ के अगर हवाएं इस एरिया से, कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र से हवाएं अगर ऊपर उठ जाएंगी तो प्रेशर कैसा होना था? लो। प्रेशर कैसा होना था? लो। लेकिन यहाँ पे प्रेशर लो नहीं होता, इस जोन पे प्रेशर हाई होता है, उच्च दाब होता है। इस जोन पे क्या होता है? प्रेशर हाई होता है, उच्च होता है। क्लियर है ना? क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इतना यहाँ तक किसी को डाउट है? बहुत आराम आराम से चलेंगे क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट पड़ता है क्लाइमेटोलॉजी का, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं समझ में आएगा तो आगे मानसून तक डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इंडियन ज्योग्राफी में मानसून पढ़ते हैं ना तो वहां तक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये बेस है आपका इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में, जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे ना उसका आधार। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। आगे बढ़े, नो डाउट। यहाँ पे आगे बढ़े। यस। चलिए, मुझे बताइए कि ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर, पोलर जोन पे और इक्वेटोरियल जोन पे, पोलर जोन पे और इक्वेटोरियल जोन पे जो प्रेशर बन रहा है, जैसे पोलर जोन पे हाई प्रेशर बन रहा है और इक्वेटोरियल जोन पे लो प्रेशर बन रहा है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण टेम्परेचर है कि नहीं है? इसका मेन कारण टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि पोल्स में हाई प्रेशर बना क्योंकि टेम्परेचर कम था। वैसे ही इक्वेटोरियल जोन में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच लो प्रेशर बना क्योंकि टेम्परेचर हाई था।
यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट या हाई प्रेशर जोन का बनने के पीछे जो रीजन है वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र जो है वो ताप ताप जनित। जनित है। कैसा है? ड्यू टू टेम्परेचर है। कैसा है? ड्यू टू टेम्परेचर है। तो सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा कि नहीं होगा? होएगा। है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम्म। पोलर पे और इक्वेटोरियल प्रेशर पे जो हाई और लो प्रेशर बन रहा है उसके पीछे का जो हाथ है वो किसका है? टेम्परेचर का हाथ। टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये वाला डायग्राम देखिए, आपको ये दिख रहा है? ये देखिए, ये सपोज करिए ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाला जोन है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाला जोन है। क्लियर है? ये देखिए आपको ब्राजील दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये जो मैप में आपको दिख रहा है ये ब्राजील है। अब ब्राजील से इक्वेटर पास होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। क्लियर है? यानी यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी और गर्मी जब ज्यादा होगी तो हवाएं यहाँ से क्या होती हैं, ऊपर उठ जाएंगी कि नहीं उठेंगी? ये देखो आपको दिखाया है वार्म एयर क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। और देखिए व्हाइट व्हाइट आपको ये बादल दिखाए हुए हैं, क्लाउड दिखाए हुए हैं, दिख रहा है आपको? और क्लाउड बनेंगे इसलिए यहाँ पे क्या होती है, डेली रेनफॉल होती है। और आपको देखिए सोलर एनर्जी भी दिखाया हुआ है कि देखो सीधे पड़ रही है। इतनी बात क्लियर है? मुझे बताइए जब यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी हैं तो इधर उधर फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी? गर्म होकर जब आए हवाएं ऊपर उठी यस। हैं तो इधर उधर फैलेंगी। यहीं पे तो उतर नहीं आएंगी ना, क्योंकि नीचे से तो धक्का मिल रहा है। और जब नीचे से धक्का मिल रहा है और ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज के ऊपर तो नहीं जा सकती, तो हवाएं क्या करेंगी, इधर उधर फैल जाएंगी। जैसे जैसे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक कुकर है, क्या है ये? कुकर है। कुकर की क्या है, सीटी है। नीचे से गर्मी मिल रही है तो यहाँ की जो पानी रहा होगा, यहाँ पे आपने चावल चढ़ाया, दाल चढ़ाया, तो पानी गर्म होकर भाप बनेगा। भाप ऊपर निकल रहा है। आप सीटी पे ऐसे क्या लगा दीजिए, ऐसे कोई प्लेट लगा दीजिए, तो जो भाप है इधर उधर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जो गैस है, जो वाटर है, जो भाप है वो इधर उधर निकलेगा। वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं और ऊपर ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज को तो पार करके जाने वाली नहीं है, तो क्या होंगी, हवाएं इधर और इधर घूम जाएंगी। हवाएं एक 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 जो इसकी शाखा है वो नदन हेमिस्फीयर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ चली जाएगी, और एक जो शाखा है वो अच्छा। दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चल जाएगी। यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन का काम करना है। ये बताइए कि ब्राजील के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में कुछ हवाएं ऐसी चल रही कि नहीं चल रही? कुछ हवाएं ऐसी चल रही हैं। ऊपरी वायुमंडल की बात कर रहा हूं मैं, जमीन की बात नहीं कर रहा हूं। आप जब ब्राजील में आसमान की तरफ देखेंगे ना, कुछ हवाएं ऐसी चलेंगी। क्यों? क्योंकि नीचे से हवाएं ऊपर उठ रही हैं लेकिन ट्रोपोपॉज इनको एक प्लेट की तरह, बर्तन की तरह काम कर रहा है और इधर उधर फैला रहा है। सही बात है कि नहीं? यानी अगर आप ब्राजील में खड़े हैं और अगर आप सर ऊपर करके देखेंगे तो हवाएं एक ब्रांच, एक शाखाएं तो ऐसी जाएंगी और एक शाखाएं साउथ हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगी। सही बात है कि नहीं है? मुझे बताइए यस। क्या ये हवाएं सीधे जा पाएंगी? क्या ये हवाएं सीधे जा पाएंगी? नहीं। नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बल काम करेगा जो इनको सीधे नहीं जाने देगा। वो कौन सा है? कोरियोलिस फोर्स। कौन सा है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बेल्ट। आपको फील हो रहा है यहाँ पे? आपको जो अपनी कल्पना की शक्ति है, इमेजिनरी पावर है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं देखिए यहाँ पे एक टू 2D से दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने पृथ्वी बना दिया, क्लियर है ना? और ये इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर बना दिया, 0 डिग्री बना दिया। और यहाँ पे क्या है अपना, ये देखिए मान लीजिए साउथ अमेरिका है, क्लियर है ना? और यहाँ पे ब्राजील है। ब्राजील से हवाएं ऊपर उठी थी और कुछ ऐसे जाना चाहेंगी। सही बात है कि नहीं है? कुछ ऐसे जाना चाहेंगी, लेकिन क्या ये सीधी जा पाएंगी? आंसर इज नो, सीधी नहीं जा पाएंगी। तो कैसे जाएंगी मुझे बताइए? ये उत्तरी गोलार्ध है, नदर्न हेमिस्फीयर है, तो कोरियोलिस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है राइट साइड होती है कि लेफ्ट साइड राइट होती है? साइड।
राइट साइड, यानी ये दाएं अपने दाएं तरफ विक्षेपित हो जाएगी। क्लियर है ना। और एक चीज मैंने और बताया था कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। और यहाँ पे थीटा क्या है, लैटिट्यूडनल वैल्यू है। यानी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सही बात है कि नहीं है, इतना यहाँ तक किसी को डाउट है? yes, चलिए, यानी अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बनाऊं तो ये देखिए, ये इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री। ठीक है ना। वैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होगा। और ऐसे यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, कर्क रेखा। और ऐसे ही यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा, मकर रेखा। क्लियर है ना। इसके ऊपर जो होगा लगभग यहाँ पे 30-35 डिग्री होगा। ये मान लीजिए इसे 25 डिग्री मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसे, 25 डिग्री नॉर्थ है। और ये 25 डिग्री साउथ है, 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और इसके ऊपर यहाँ पे मान लीजिए ये है 35 डिग्री, 35 डिग्री। क्लियर है ना। और ये भी क्या है, यहाँ पे नीचे 35 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए, मैं ब्राजील के ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ब्राजील के जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थ सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ब्राजील पे खड़े हैं और आप ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, और आसमान में कुछ विंड ऐसी चल रही हैं। क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि नीचे से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, लेकिन ट्रोपोपॉज एक बर्तन की तरह काम करता है। जैसे सीटी के ऊपर हम थाली या प्लेट लगा दें तो हवाएं इधर उधर फैल जाएंगी। तो एक ब्रांच इधर जा रही है और एक ब्रांच साउथ की तरफ जा रही है। इतनी बात क्लियर है। मुझे बताइए, क्या ये विंड yes, सीधी जा पाएंगी? नहीं, इन पे क्या काम करेगा, एक बल काम करेगा, कोरियोलिस फोर्स। और धीरे 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 ये क्या होती जाएंगी, ऐसी घूमती जाएंगी कि नहीं। और जैसे ये 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आएंगी तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि जैसे इक्वेटर से आप ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और मैंने बताया था कि जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियोलिस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो जो पवने हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टली चलने लगेंगी कि नहीं चलने लगेंगी। तो वही है कि 25 डिग्री पर हवाएं कुछ ऐसे चलने लगेंगी। मुझे कोई डायरेक्शन बता सकता है? इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। क्लियर है ना। और ये कितनी ऊंचाई पर चलेंगी, ये लगभग 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलेंगी। कितना? 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलेंगी। यानी आप सपोज करिए, आप यहाँ पे खड़े हैं जमीन पे और आप अगर आसमान पर देखें तो 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ पवने ऐसे चलेंगी। चलेंगी कि नहीं चलेंगी? कुछ पवने ऐसे चलेंगी। और इन्हीं पवनों को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या होता है जेट स्ट्रीम, हम फिर से देखेंगे। लेकिन आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, धीरे धीरे। इतनी बातें समझ में आ गई। मैंने क्या बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। yes, मैंने क्या बताया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये देखिए, ये ब्राजील दिख रहा है और ब्राजील से इक्वेटर पास हो रहा है, तो ये इक्वेटोरियल जोन है। कैसा जोन है? इक्वेटोरियल जोन है। यहाँ पे देखिए आप, सोलर एनर्जी डायरेक्ट सीधी पड़ रही है, तो ये जो जमीन का एरिया है वो गर्म हो जाएगा। जमीन का क्या हो जाएगा, एरिया गर्म। और जमीन गर्म हो जाएगी, अर्थ सरफेस वार्म हो जाएगी, तो जमीन के पास की जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म। जमीन गर्म होगी, हल्की होकर क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। जमीन गर्म होकर हल्की होकर क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और ऊपर एक थाली लगा हुआ है ट्रोपोपॉज का। एक थाली लगा हुआ है किसका, ट्रोपोपॉज का। और ट्रोपोपॉज क्या करेगा, इस जो नीचे से हवाएं गरम गरम ऊपर उठ रही हैं वो उनको इधर उधर फैला देगा। सही बात है। लेकिन हवाएं ऐसी तो जाएंगी नहीं, धीरे धीरे ऐसी मुड़ती जाएंगी। कैसी मुड़ती जाएंगी, धीरे धीरे ऐसी मुड़ती जाएंगी। और जब 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आ जाएगा, 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आ जाएगा, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि हवाएं कैसी चलने लगेंगी, पूरी तरह से क्षैतिज चलने लगेंगी। सही बात है कि नहीं है? यानी ये हवाएं पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमेंगी। सही बात है कि नहीं है?
ये हवाएं पृथ्वी के चारों तरफ ऐसी घूमेंगी। और मैंने क्या बोला, इन्हीं हवाओं को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं हवाओं को, जेट। और इनकी डायरेक्शन क्या है, तो आप देखोगे पश्चिम से पूर्व की तरफ है, वेस्ट टू ईस्ट है साउथ हेमिस्फेयर में भी, और वेस्ट टू ईस्ट है नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी। सही बात है कि नहीं है? आप इसको एक दूसरे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखो, दिखा आप लोगों को? ये क्या था, ये यहाँ पे मान लो ये ब्राजील है, ब्राजील किस जोन पे, इक्वेटर। ब्राजील पे इस जोन पे इक्वेटर, यहाँ से हवाएं ऊपर उठी और ऊपर उठ के ट्रोपोपॉज में क्या है, ट्रोपोपॉज एक थाली की तरह काम की, तो हवाएं धीरे 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 ऐसे घूमने लगी। और जब 25 डिग्री लैटिट्यूड पर आई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी साउथ हेमिस्फेयर में भी, तो हवाएं कुछ ऐसे लगातार गोल गोल घूमने लगी। हवाएं ऐसे लगातार गोल गोल घूम लगी। किसके ऊपर घूम रही हैं, तो लगभग 25 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर घूम रही हैं। किसके, 25 से 35 कर लीजिए, 25 से 35 डिग्री, और यहाँ पे भी 25 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर हुआ आपको? इतनी बातें आपको क्लियर हुई? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, आपके पास एक कप में चाय है। क्या है, आपके पास एक कप में चाय है। आपने एक चम्मच लिया, स्पून लिया, उस चाय को तेजी से घुमाया, ऐसे गोल 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 गोल। तो मुझे बताइए, चाय गर्म होगी कि ठंडी होगी? ठंडी होगी। इतनी बात क्लियर है? उसी तरह ये जो हवाएं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से उठी थी, और कोरियोलिस बल के कारण ये कैसी हुई, यहाँ पे कैसा हुआ, कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बराबर हो गया। और जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाती हैं, तो हवाएं इन दोनों के एकदम बीचों बीच से घूमने लगती हैं। तो अगर ये जो पवन है लगातार पृथ्वी के चारों तरफ घूमेंगी, अगर ये पवन पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमेंगी, तो ये ठंडी होंगी। क्या होंगी, ठंडी होंगी। और ठंडी होकर क्या होती है, जब भी हवाएं ठंडी होती है, तो ठंडी होकर क्या होती है, थोड़ा सा भारी भारी हो होंगी। जाती हैं। और भारी होकर इस क्षेत्र पे लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच में ये नीचे उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी, हल्का हल्का। ऐसा नहीं है कि पूरी नीचे उतर जाएंगी, क्योंकि ये नीचे उतरेंगी तो यहाँ से लगातार इसको सप्लाई मिल रही है। ठीक है ना, ये नहीं कि जब नीचे उतर जाएंगी तो ये घूमना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ की जो घूम रही थी वायु वो तो नीचे उतर गई। नहीं, ये घूमना लगातार घूमेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से लगातार इनको क्या मिल रही है, सप्लाई मिल रही है, क्योंकि ये क्षेत्र लगातार गर्म हो रहा है, और ये लगातार गर्म होकर वायु ऊपर उठ रही है, और एक साउथ हेमिस्फेयर की तरफ जा रही है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ जा रही है। और 25 डिग्री साउथ और नॉर्थ अक्षांश लैटिट्यूड के बीच प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियोलिस बल के बराबर हो जाता है, जिसके कारण ये जो हवाएं हैं पृथ्वी के चारों तरफ क्या होती हैं, घूमने लगती हैं। यानी कुछ ऐसा है कि कुकर चढ़ा हुआ है, गैस बंद नहीं है, तो लगातार भाप मिलती रहेगी। क्लियर है ना? और ये इधर लगातार पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। जैसे चाय आपके एक कप में है, चाय को आप स्पून से लगातार घुमाइए तो चाय ठंडी होगी। वैसे ही जैसे जैसे ठंडी होती रहेगी, तो थोड़ी थोड़ी करके वायु 30 से 35 डिग्री पर नीचे उतरेगी। तो मुझे बताइए, 30 से, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अरे माइक ऑफ कर लीजिए, कौन, किसका माइक ऑन है? बलवन, आप माइक ऑफ कर लो। एक्चुअली क्या है ना, बड़ा मतलब सेंसिटिव जोन है क्लाइमेटोलॉजी का, जो जनरली समझ में नहीं आता। अगर बीच में इंटरप्ट हो जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 30 से 35 डिग्री में हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरे। तो मुझे बताइए, 30 से 35 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 30 से 35 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, वहां पे हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर बनेगा? वहां पे हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। इतनी बात क्लियर है? मुझे बताइए, ये यहाँ पे हाई प्रेशर बन क्यों रहा है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये इसलिए बन रहे थे क्योंकि इनके पीछे टेम्परेचर का हाथ था। किसका हाथ था? टेम्परेचर का हाथ है। लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों बन रहा है? 30 से 35 उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, यहाँ की जो चारों तरफ की हवाएं, ये जो चारों तरफ की जेट स्ट्रीम है जो गति कर रही हैं, जो घूम रही हैं, गति कर रही हैं, उनके कारण हवाएं ठंडी होकर नीचे उतर रही हैं। यानी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पर हाई प्रेशर बनने का कारण गति है कि नहीं है? किसकी गति? जेट स्ट्रीम की गति, जो इसके चारों तरफ घूम रही है, या फिर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। यानी कुल मिला के गति है कि नहीं है? और गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायनेमिक। क्या बोलते हैं? डायनेमिक। यानी
30 से 35 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड में जो हाई प्रेशर बन रहा है उसके पीछे कारण क्या है? एक घूमना, गति है। यानी यहाँ पे जो हाई प्रेशर बन रहा है वो टेम्परेचर के कारण है कि डायनेमिक है? मुझे जल्दी बताइए, टेम्परेचर के कारण है कि डायनेमिक है? डायनेमिक है। यानी यहाँ पे जो हाई हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है वो कैसा है? डायनेमिक है, गतिजन्य है, हिंदी में बोलते हैं क्या है? गतिजन्य है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई? मुझे बताइए, मुझे बताइए आप लोग, ये देखो एक मिनट, एक मैप दिखा रहा हूं मैं। मुझे बताइए ये 30 से 35 वाला एरिया है, ये साउथ का भी, और 30 से 35 वाला एरिया है, 30 से 35 वाला एरिया है ये नॉर्थ और साउथ दोनों का। अगर यहाँ पे कोई शिप चल रहा है, जहाज चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? मान लीजिए एक जहाज यहाँ पे चल रहा है जहाज। और एक जहाज यानी शिप यहाँ पे चल रहा है। मुझे बताइए यहाँ से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि हवाएं यहाँ पे उतर उतर रही हैं। यानी कुछ ऐसा कंडीशन है, कुछ ऐसा कंडीशन है कि ये जहाज है, क्या है? ये जहाज है और इस जहाज में ऊपर से हवाएं उतर रही हैं, इस जहाज के ऊपर उतर रही हैं। मुझे बताइए तो जहाज खुद में भारी फील करेगा ना, हैवी, कि अब ऊपर से कोई दाब लगा रहा है, कोई दबा रहा है डुबाने के लिए? बताइए ऐसा जहाज को लगेगा ना, जो पानी का जो जहाज है उसको ऐसा लगेगा कि ऊपर से कोई हमें दबा रहा है कि तुम डूब जाओ, ऊपर से हमें कोई दबा रहा है तो कि तुम डूब जाओ। मुझे बताइए अगर इसे डूबने से बचना है तो खुद के ऊपर जो वजन रखा हुआ उसको खाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक तो ऊपर से कोई दबा रहा है, इसमें आप सामान भी बहुत ज्यादा रखे हो जिसके कारण आप जल्दी डूब जाओगे, आगे तो बढ़ोगे ही नहीं, डूब जरूर जाओगे। सही बात है कि नहीं? तो इस जहाज वाले को क्या करना होगा कि अपने अंदर जो सामान रखा हुआ है उसको बाहर फेंकना होगा पानी में। अपने अंदर जो भी इसने सामान रखा होगा उसको क्या करना होगा? कुछ सामान को बाहर फेंकना होगा जिसके कारण ये जो थोड़ा सा वजन है वो कम हो और इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कम हो जाए। सही बात है कि नहीं? कम हो जाए। सही बात है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई बात? चलिए मुझे बताइए, अगर आपको, अगर आप एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, तो आप सपोज करिए यूएसए से अमेरिका से कुछ चीज मंगाते हैं। सपोज करिए आप यूएसए क्या मंगा रहे हैं, जैसे इस टाइम में भुट्टे का सीजन है तो हम बोलते हैं ना अमेरिकन भुट्टा खिलाओ भाई, मीठा होता है ना? तो अमेरिकन भुट्टा जो है, अमेरिकन मेज जो है, वो इससे हम लोग इंडिया की तरफ ला रहे हैं। क्लियर है ना? और जहाज कहाँ पे चल रहा है? 30-35 नॉर्थ और 30-35 साउथ लैटिट्यूड में। और यहाँ पे हवाएं नीचे उतर रही, यहाँ पे हवाएं नीचे उतर रही। मान लो किसी कदर ये इंडिया पहुंच गया, किसी कदर इंडिया पहुंच गया। अब इसको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो एक यहाँ पे बंदरगाह पे एक पिकअप खड़ा हुआ है। बंदरगाह पे क्या खड़ा हुआ है? एक छोटा हाथी पिकअप खड़ा हुआ है। और इस पिकअप में भुट्टे को डाल के ये अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सही बात है कि नहीं है? मुझे बताइए आज से 1500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या पिकअप जैसी कोई व्यवस्था हुआ करती थी? नहीं, पिकअप जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो लोग अपने साथ क्या लाते थे? अपने साथ गधे, घोड़े लाया करते थे कि उनके ऊपर हम सामान को लाद कर और फिर हम क्या करें? इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग जगह। पहले तो पिकअप जैसा था नहीं कि इसमें लाद के हम लोग लोड करके और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले अपने साथ ही घोड़े भी लाया करते थे। भुट्टा तो लाए ही है, मेज तो लाए ही है, कॉर्न तो लाए ही है, खुद उसके साथ खुद भुट्टे भी लाए, वो घोड़े भी लाए हुए हैं, गधे भी लाए हुए हैं। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो क्या हुआ करता था, जैसे ही कोई जहाज, आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, जैसे ही कोई जहाज जैसे ही कोई जहाज 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश से कोई गुजरा करता था तो यहाँ पे ऊपर से प्रेशर पड़ता था। और मुझे बताइए आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपको मैं ऊपर से दबा के रखूं तो क्या आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो आपको क्या करना होगा? अपने ऊपर लगने वाले प्रेशर को कम करना होगा। अब अपने ऊपर लगने वाले प्रेशर को तो कम नहीं कर सकते लेकिन अपने वेट को जरूर कम कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? कुछ घोड़े जो थे, कुछ घोड़े गधे जो थे, बीमार बूढ़े, उनको पानी में फेंक दिया। क्या कर दिया? पानी में फेंक दिया अपना वजन हल्का करने के लिए। क्लियर है ना? तो आप कहाँ पे हल्का करने के लिए वजन आप घोड़े को फेंक रहे हैं?
30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। क्लियर है ना? तो आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले जैसे ही कोई शिप इस जोन पे आता था तो वो आगे बढ़ना बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि ऊपर से हाई प्रेशर लगता था। तो खुद के वजन को हल्का करने के लिए जो जहाज हुआ करते थे वो घोड़े को यहाँ पे बलिदान कर दिया करते थे। क्या कर दिया करते थे? घोड़े को पानी में फेंक दिया करते थे, जिसके कारण 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता था। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? इतनी बात आपको समझ में आ गई? आपको मैं एक डायग्राम भी दिखाता हूँ। देखिए, ये जहाज जा रहा है, किस जोन से जा रहा है? ये 30 से 35 डिग्री। ऊपर इस जहाज में क्या पड़ रहा है? प्रेशर। ऊपर इस जहाज में क्या पड़ रहा है? प्रेशर। तो जहाज आगे बढ़ना बंद हो गया। तो जहाज वाले क्या करते थे? ये जो घोड़े अपने साथ रखे होते थे, कुछ बीमारू या बूढ़े घोड़े, उनको क्या कर देते थे? इस पानी से फेंक देते थे। दिख रहा है ना, ये पानी में से फेंक रहे हैं, जहाज से पानी में फेंक दे रहे हैं। कहाँ पे फेंक रहे हैं? तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे घोड़े को मारा जाता था, घोड़े को फेंक दिया जाता था, घोड़े का बलिदान कर दिया जाता था, इसलिए इस लैटिट्यूड का नाम ही पड़ गया था हॉर्स लैटिट्यूड। क्या नाम पड़ गया था? हॉर्स लैटिट्यूड। हिंदी में बोलते हैं अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं हिंदी में? अश्व अक्षांश। किसी को यहाँ तक डाउट है? क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो होता है ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं उतर रही हैं। क्यों हवाएं उतर रही हैं? क्योंकि जो गोल गोल घूम रहा था ना, वो जैसे चाय को आपने घुमाया तो ठंडा हुआ, तो जो गोल गोल पृथ्वी के चारों तरफ जो जेट स्ट्रीम घूम रहा था वो ठंडा होकर इस जोन पे नीचे बैठ रहा है। और अगर यहाँ पे कोई जहाज होगा तो ऊपर से प्रेशर डालेगा, जिसके कारण जहाज जो है आगे मूव नहीं कर पा रहा था। जब जहाज शिप आगे मूव नहीं कर पाएगा तो इसे अपना वेट हल्का करने के लिए घोड़े पानी में फेंकना पड़ेगा, जिसके कारण 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम क्या बोला करते थे? अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड बोला करते थे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा। जब आज एंग पोंग हो रही तो आज ना जाओ ना, कब जाऊंगी? तो अभी सेकंड राउंड तक डेट बता रहे हैं। 22 को तो है। मैं थोड़ा जाऊंगा। इतने किसी को यहाँ तक डाउट है? किसी को यहाँ तक डाउट है कोई? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हॉर्स लैटिट्यूड का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब गया है पूछा? एक मैं बता दे रहा हूँ। हॉर्स लैटिट्यूड जो है ना वो 3 नंबर में पूछा गया था 15 के एमपीपीएससी मेंस में। ठीक है ना, 2015 के एमपीपीएससी मेंस में हॉर्स लैटिट्यूड क्या है इसको पूछा गया था। तो आप क्या बोलेंगे? अगर एक लाइन में लिखने को मिल जाए तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश को ही क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं या अश्व अक्षांश बोलते हैं। लिख दोगे आप इतना कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश को ही क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। 5 नंबर में मिल जाएगा तो ये कहानी बता दोगे कि यहाँ पे हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती हैं। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, जिसके कारण जो आज से 1500 1000 साल पहले की जो जहाज हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, वो जहाज के वेट को कम करने के लिए घोड़ों को क्या कर दिया करते थे? पानी में फेंक दिया करते थे। इसलिए इस 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, अश्व अक्षांश बोलते हैं। लिख दोगे आप इतना? लिख दोगे आप इतना? यानी अभी हम जहां तक पहुंचे हैं वो ये यहां तक पहुंचे हैं। देखिए 1 मिनट, ये देखिए, यानी यहाँ पे ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच यहाँ पे कैसा प्रेशर है? जल्दी बताइए मुझे। यहाँ पे लो प्रेशर है
और यहाँ से 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में कैसा प्रेशर है, यानी यहाँ पे भी कैसा प्रेशर है, ये हाई प्रेशर। क्लियर है ना? यानी कुछ ऐसा है, यानी कुछ ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री। क्लियर है? सॉरी, इक्वेटर है 0 डिग्री। ये क्या है, ये है अपना 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, और ये भी क्या है 30 से 35 डिग्री साउथ। इसको भी हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको भी हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बता चुका हूं। और इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं समझाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम बोलते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे है हाई प्रेशर, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हवाएं यहाँ पे नीचे उतर रही हैं, हाई प्रेशर है। यहाँ पे भी कैसा प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। और यहाँ पे कैसा है, लो प्रेशर। तो मुझे बताइए हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, यानी हवाएं कुछ ऐसी चलना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहाँ पे भी हाई प्रेशर से लो, हाई से लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर इतनी बात? लेकिन क्या ये सीधे जा पाएंगी, क्या ये सीधे जा पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। और कोरियोलिस बल क्या करेगा, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाओं को विचलित करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। किधर? राइट साइड। और साउथ हेमिस्फीयर में कहां पे करेगा, लेफ्ट साइड। क्लियर है ना? ठीक है, मुझे बताएगा कि 1 इसका राइट है कि 2 इसका राइट है। 2 राइट है। आपको राइट और लेफ्ट कैसे पता करना है मैंने बताया ना, इसका जो एरो है उधर आपको मूव कर लेना है और उधर आपको घूम जाना है। और आपका राइट, उसका राइट होगा, आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट होगा। आप अगर इधर मुंह करके बैठ जाएं तो आप आंख बंद करके घूमिए और अपना राइट हैंड देखिए किधर आता है, तो आपका राइट हैंड 1 तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 1 तरफ आएगा, यानी राइट साइड कुछ ऐसा है। सही बात है कि नहीं है? यानी अगर मैं इसको विंड को अच्छे से बनाऊं तो कुछ ऐसा है, देखिए। चलना तो चाहिए सीधे, लेकिन कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है, इसको दाईं तरफ, राइट साइड विक्षेपित कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कुछ ऐसी विंड चलेंगी कि नहीं चलेंगी, कुछ ऐसी विंड चलेंगी। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है कि नहीं? और अगर मैं इसका डायरेक्शन पूछूं, बताइए इसकी दिशा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको मैंने बताया ना, जब भी आपको दिशा बनाना है तो आप ऐसा एज्यूम कर लेंगे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये है वेस्ट है। मुझे बताइए ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। कहां से आ रही हैं? नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं और साउथ वेस्ट से जा रही हैं। और मैंने बताया कि अगर आपको किसी विंड का क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है, तो आप क्या देखोगे, उसका अपविंड डायरेक्शन देखोगे कि उसका डाउनविंड डायरेक्शन देखोगे। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। खाना खा लीजिए। कितने घूमे? इतनी बात क्लियर है? नीरज, आपकी उनकी क्लास कौन सी क्लास होती है 12 बजे से? नीरज चले गए क्या? चलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो मुझे बताइए,
अगर आपको किसी विंड का नामकरण करना है तो आप क्या देखोगे, वो विंड आ कहां से रही, वो विंड आ कहां से रही। जैसे अगर मैं ऐसा विंड बनाऊं, ऐसी पवन की दिशा बनाऊं, विंड रोज बनाऊं, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है। तो इसको आप अगर नाम देना चाहो तो इसको बोलोगे आप साउथ विंड। क्या बोलोगे, साउथ विंड, दक्षिणी पवन, उस साउथ विंड कहां से आ रही है, उस आधार पे आप नाम बताओगे। साउथ से आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ विंड। अगर कोई विंड ऐसी जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो इसको क्या बोलोगे आप, उत्तरी विंड। क्या बोलोगे, उत्तरी विंड। कोई वेस्ट से ईस्ट जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेस्ट से ईस्ट जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, वेस्ट विंड। क्या बोलेंगे, वेस्ट विंड। और इसी को हम वेस्ट विंड को ही वेस्टर्लीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेस्टर्लीज। क्लियर इतनी बात। अगर आपसे मैं बोल दूं वेस्टर्लीज तो आप समझ जाओगे कि ऐसी विंड है जो वेस्ट से ईस्ट जा रही है। क्लियर है ना। अगर मैं बोल दूं वेस्टर्लीज तो आप समझ जाओगे कि एक ऐसी विंड है जो वेस्ट से ईस्ट जा रही है। और अगर मैं बोल दूं ईस्टर्ली तो आप क्या बोलोगे, ऐसी विंड है जो ईस्ट से वेस्ट जा रही है। क्लियर है ना। चलिए, तो अगर आपको ये हरी वाली विंड का नामकरण करना हो तो आप क्या देखोगे, ये पवन आ कहां से रही है, ये पवन चालू कहां से हो रही है, किस दिशा से आना चालू हो रही है। तो मुझे बताइए कि नॉर्थ ईस्ट से चलना हो चालू कर रही कि नहीं कर रही, ये विंड नॉर्थ ईस्ट से चालू कर रही कि नहीं कर रही। ठीक है, तो इन विंड को हम नॉर्थ ईस्ट विंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड, यानी उत्तर पूर्वी पवने बोल सकते हैं कि नहीं, उत्तर पूर्वी पवने बोल सकते हैं कि नहीं, उत्तर पूर्वी पवने। इसके साथ मैं एक और नाम लगा रहा हूं, वो है ट्रेड। क्या है, ट्रेड। ट्रेड, क्यों ट्रेड बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रेड का मतलब होता है एक निश्चित दिशा। ट्रेड का मतलब व्यापार वाला ट्रेड नहीं, ये लैटिन वर्ड है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है एक निश्चित दिशा, एक फिक्स्ड डायरेक्शन। क्या होता है, एक निश्चित दिशा। क्लियर है ना। ये इंग्लिश का ट्रेड नहीं है, ये लैटिन का ट्रेड है। इंग्लिश के ट्रेड का होता तो क्या होता, व्यापार होता। लेकिन ये लैटिन भाषा का ट्रेड है जिसका मतलब होता है एक निश्चित दिशा। क्या होता है, एक निश्चित दिशा। ये जो हरी वाली मैंने नॉर्थ ईस्ट विंड बनाया है ना, ये हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट में ही मूव करती है। ये अपना दिशा बदलती नहीं है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। यानी क्या है, एक प्रकार की निश्चित दिशाएं हैं कि नहीं, एक प्रकार की निश्चित दिशाएं है कि नहीं है। इसीलिए इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी बोल दिया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्वी। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ गया, ट्रेड तो लैटिन का है, लेकिन जब इंग्लिश से हिंदी पे लाया ना तो उन्होंने लैटिन का हिंदी ना लिया, उन्होंने इंग्लिश का हिंदी ले लिया। उन्होंने लैटिन का हिंदी नहीं लिया, क्योंकि लैटिन का हिंदी लेते तो क्या होता, उत्तर पूर्वी निश्चित दिशा पवने। लेकिन जब उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया, हिंदी ट्रांसलेशन किया, तो क्या कर दिया, इस ट्रेड को इंग्लिश वाला मान लिया। और इंग्लिश के ट्रेड का हिंदी वर्जन क्या होता है, व्यापार। तो हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। क्या, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। कितनी बात क्लियर है, क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। ठीक है, चलिए इसी तरह हम इसको भी समझते हैं। ये मुझे बताइए कि ये 30 से 35 डिग्री साउथ है, यहाँ पे भी कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो विंड हाई प्रेशर से किधर जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। ठीक है ना, लेकिन क्या सीधे जाएंगी, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, पवनों को विक्षेपित कर देगा। कोरियोलिस फोर्स क्या कर देगा, पवनों को विक्षेपित कर देगा। क्लियर है ना। लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसमें विक्षेपण जो होगा राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड। तो हमें पता करना साइड कैसा, तो इस विंड की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे, तो इस विंड का लेफ्ट इधर होगा, इस विंड का लेफ्ट इधर होगा। सही बात है कि नहीं है। यानी अगर मैं इस विंड को थोड़ा ठीक ढंग से बना दूं तो कुछ ऐसा होगा, एक मिनट दीजिएगा, कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन पूछूं तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा साइड बना लेंगे, एक ऐसा दिशाएं बना लेंगे, ऊपर नॉर्थ
इधर ईस्ट, इधर साउथ। तो मुझे बताइए ये विंड साउथ ईस्ट से शुरू हो रही कि नहीं हो रही? कहां से शुरू हो रही है? साउथ ईस्ट से, हिंदी में दक्षिण पूर्वी। इसलिए इन पवनों को क्या बोलते हैं? साउथ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं इनको? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, या फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। इतनी बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया? तो व्यापारिक पवने क्या है? इनसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? ये बताइए 30 से 35 पे कैसा प्रेशर था? हाई प्रेशर था कि लो प्रेशर था? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। और इस हाई प्रेशर को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर है? क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों सब ट्रॉपिकल बोलते हैं वो कल बताऊंगा। क्योंकि ट्रॉपिक्स तो वो होता है जो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच में हो। अब ये 23 डिग्री के ऊपर नीचे है, इसलिए ये जो क्षेत्र आ जाता है उसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे कैसा बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उपोष्ण उच्च वायदा पेटी, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। अगर आपको व्यापारिक पवनों को 3 नंबर में समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे? उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से भूमध्य रेखी निम्न वायदा पेटी की तरफ चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलने वाले विंड को क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। 3 नंबर में आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है, लेकिन अगर 5 नंबर में आएगा तो आपको थोड़ा इसको डिटेल करना पड़ेगा। जितना 3 नंबर में लिखा उतना तो लिखेंगे ही कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलने वाले विंड को ट्रेड विंड कहते हैं। फिर आप लिखेंगे कि जो व्यापारिक पवने होती हैं, ट्रेड विंड होती हैं, वो 2 प्रकार की होती है। एक उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और एक दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है ना? फिर आप क्या करोगे? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को समझाओगे और साउथ वेस्ट ट्रेड विंड को समझाओगे। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के बारे में क्या लिखोगे? कि उत्तरी उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। सही बात है कि नहीं है? ये उत्तरी है, उत्तरी उपोष्ण उच्च वायदा पेटी, और ये दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायदा पेटी है। अगर आपको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने समझाना है, मतलब आपको इनको समझाना है, तो मुझे बताइए ये वाली जो पवने हैं वो कहां से चल रही हैं? उत्तरी उपोष्ण उच्च वायदा पेटी नदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। क्लियर है ना? और अगर आपको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने समझाना हो तो आप क्या बोलेंगे? सदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से भूमध्य रेखी लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलने वाली व्यापारिक पवने साउथ ईस्ट ट्रेड विंड या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहलाती हैं। समझ में आ गई बात आपको? मुझे बताइए जब ये ट्रेड विंड इक्वेटोरियल वाले रीजन पे आएंगे तो यहाँ पे गर्मी है कि ठंडक है? यहाँ पे गर्मी है कि ठंडक है? देखिए कुछ ऐसा है, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या है? उत्तरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये क्या है? दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। क्लियर है ना? और ये क्या है? ये है अपना, ये 5 डिग्री नॉर्थ है और 5 डिग्री साउथ है, और ये अपना भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री बीच में। तो यहां से पवने चल रही हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। सही बात है कि नहीं है? और यहां से पवने चल रही हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। मुझे बताइए जैसे ही इस बाउंड्री पे आएंगे, ये 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ वाले में, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही आएंगे तो गर्म होकर क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ जाएंगी। क्या वो इक्वेटर तक आ पाएंगी? क्या वो इक्वेटर तक आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इक्वेटर के आने से पहले जैसे ही 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ को टच करेंगी, इतना ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि गर्म होकर क्या हो जाएंगी? तुरंत ऊपर उठ जाएंगी। यानी ये वाला जोन, इक्वेटर वाला जोन जो है 0 डिग्री वाला, यहाँ पे क्या 36 पवने चलेंगी ऐसे? क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 5 डिग्री के पास आएंगे वो ऊपर उठ जाती हैं। जैसे 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री साउथ है, ठीक है, और बीच में इक्वेटर है। जैसे ही पवन यहाँ पे आती है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जैसे ही पवन यहाँ पे आती है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो इस क्षेत्र में जो पवनें होंगी चलेंगी क्या? विंड होंगी चलेंगी क्या?
नहीं चलेंगी, यानी इस क्षेत्र में क्षैतिज संचलन नहीं होगा, इसमें केवल वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, यानी एयर करंट तो चलेगा, वायु धाराएं तो चलेंगी, लेकिन पवनें जो होंगी वो नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं वायु को पवन बोलते हैं जो क्षैतिज गति करती हैं, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती हैं। लेकिन इस 0 डिग्री वाले एरिया पे वायु नहीं चलेगी। मुझे बताइए, अगर ये 0 डिग्री वाली वायु नहीं चलेगी तो कैसा होगा? ये जोन जो होगा शांत होगा कि नहीं होगा? हवाएं ही नहीं चल रही हैं, शांत हवा